गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। सभी को गुड आफ्टरनून। कल जो हमने सेशन शुरू किया था उसको आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी को। जी बिल्कुल। देखो हाँ, थोड़ा सा आज लेट हो गए थे, तो देखिएगा जो हमने कल बात की थी, जैसे कि मैंने कल ये बताया था आपको कि जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज हैं, उन अंग्रेजों का भारत विजय कैसी होती है वो हम सीरीज कवर कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों की भारत विजय, ठीक है। तो जल्दी से लाइव आइए आप सभी। अंग्रेजों की भारत विजय, तो इसके अंदर देखो हमने कुछ कल एक क्लास में तो कुछ टॉपिक कवर किए थे, उनके बारे में जो आज की जो चीजें उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो सेशन वो शुरू करेंगे। तो आप सभी जल्दी से आइएगा। तो देखो कल मैंने बात की थी, जैसे कि एक तो मैंने हॉकिंस के बारे में बात की थी, है ना। हॉकिंस भारत मुगल दरबार में जाने वाला फर्स्ट अंग्रेज है। जो हॉकिंस है सन 1608 ईस्वी के अंदर ये मुगल दरबार में पहुंचते हैं, जहांगीर शासक के दरबार में पहुंचते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल दे चुका हूं, तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करके आपको बता दूं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मैंने कल एक टॉमस रो के बारे में बताया था, ठीक है। ये टॉमस रो, ये दो मेन व्यक्ति थे शुरुआत के अंदर। टॉमस रो ये हमारे देश में 1615 ईस्वी के अंदर आते हैं, और सन 1616 में ये भी जहांगीर से मुलाकात करते हैं राजस्थान के अजमेर में, मैगजिनबुर्ग में, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी। अब मैंने कल एक आपसे बात बताई थी, तो देखना एक बार थोड़ा सा। जैसे कि मैंने ये कहा था, इन्होंने अंग्रेजों ने जो अपना पहला अस्थायी कारखाना है, अंग्रेजों ने जो अपना पहला अस्थायी कारखाना है ना, वो उन्होंने कहां पर स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम, ठीक है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है ये। तो मसूलीपट्टनम के अंदर ये क्या करते हैं, सन 1611 में अपना फर्स्ट कारखाना दक्षिण भारत में सेट कर डालते हैं, लेकिन स्थायी नहीं। तो इनका जो स्थायी कारखाना था, तो वो ये देखो, इनका सपना तो क्या था? इनका सपना था सूरत में सेट होना, बट सूरत में ये शुरुआत में सेट हो नहीं पाए, क्योंकि पुर्तगालियों और गुजराती लोगों ने इनके खिलाफ विरोध कर डाला था। उसके बाद मैंने एक बैटल ऑफ सवाली की बात की थी, ठीक है। बैटल ऑफ सवाली, जो सवाली का युद्ध है सूरत में हुआ था 1612 में, ये सारी चीजें मैं कल पढ़ा चुका हूं। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल की वो क्लास देख लेना, उससे आगे आज का जो डाटा है वो कवर करना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इन्होंने पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेट किया, लेकिन सपना क्या था? सूरत में सेट होना, है ना। सेट हो नहीं पाए। तो उसके बाद मैंने एक युद्ध के पॉइंट बताए थे तुम्हें, सवाली युद्ध। और इस सवाली युद्ध के कुछ दिन बाद, ठीक है, अंग्रेज सवाली युद्ध में जीतते हैं, पुर्तगाली को बुरी तरह पराजित करते हैं। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में युद्ध जीता था, और सूरत में ये क्या कर डालते हैं? सन 1613 में अपना स्थायी कारखाना सेट कर डालते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी, है ना। इसके बाद अंग्रेजों ने और भी कारखाने सेट किए थे, यानी सूरत में मैंने बता दिए, मसूलीपट्टनम में मैंने बता दिए। उसके बाद इनका जो पूर्वी क्षेत्र में है ना, इनका एक पूर्वी क्षेत्र में कारखाना और लगा था। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे वैसे सन 1633 ईस्वी के अंदर। 1633 ईस्वी के अंदर ये क्या करते हैं? दो स्थानों पर, ठीक है। एक तो मैं यहां पे उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, पूर्वी क्षेत्र में इनका कारखाना, एक तो उड़ीसा के अंदर बालासोर, ठीक है, बालासोर, यहां पर एक कारखाना सेट करते हैं, और एक ये हरिहरपुरा नामक स्थान पर, हरिहरपुरा और बालासोर में ये अंग्रेज अपना कारखाना सेट करते 1633 में। यानी ऐसे बढ़ते आ रहे थे। ये सारी बातें हमने कल की थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा इससे आगे ही होगा, ठीक है। मैं थोड़ा रिवीजन करके बता रहा हूं कि कल हमने क्या क्या कवर कर लिया था। एक मैंने टॉमस रो की भी बात की थी कि टॉमस रो और जहांगीर की जो मुलाकात हुई थी उसके फायदे क्या क्या निकले थे, वो फायदों की बात भी मैंने बताई थी, ठीक है। वो सारा अपना हो गया था। मद्रास का रोल बता दिया था, गोलकुंडा का मैंने उसके अंदर रोल बता दिया था। ये सारी बातें हमारी कल हो चुकी थी। तो अब देखो अब क्या होता है। अब एक था बंबई, ठीक है, बंबई। तो उस बंबई की मैं कल बात बता रहा था, लेकिन कल अपना टाइम हो चुका था, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जो ये बंबई है ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। बंबई में एक तरह से शासन कौन कर रहे हैं? ये पुर्तगाली लोग कर रहे हैं बंबई के अंदर। लेकिन हुआ क्या, इन अंग्रेजों का एक सपना और था कि इस बंबई को अपने हाथ में और ले ले। लेकिन ये बंबई अंग्रेजों के हाथ में जाए तो कैसे जाए, उसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो जो बंबई की कहानी थी ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा था आगे, तो उसका रोल क्या है वो चीजें हमें समझनी है बंबई के बारे में। तो देखो, एक तो अंग्रेज, ठीक है ना, अंग्रेज प्लस एक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं पुर्तगाली, ठीक है। अंग्रेज और पुर्तगाली, समझ रहे हो? कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अंग्रेज और पुर्तगाली। एक अंग्रेज जो है ना, उसके एक राजकुमार हुआ करता था, अंग्रेजों का एक राजकुमार था जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड, यानी चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। और एक
पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, ठीक है, कैथरीन ब्रेगांजा, ठीक है, कैथरीन ब्रेगांजा, ये पुर्तगाली राजकुमारी और चार्ल्स सेकंड। यानी बंबई, अंग्रेज लोग बंबई पर अपना अड्डा कैसे सेट करते हैं वो चीजें हमें यहां से ही समझ लेनी है एक वर्ड के अंदर, ठीक है। कैथरीन ब्रेगांजा और चार्ल्स सेकंड कौन है, यानी अंग्रेज चार्ल्स सेकंड राजकुमार और पुर्तगाली एक राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा। समझ रहे हो ना यहां तक। इसके पिता का नाम था जॉन चतुर्थ, ठीक है, ये इसके पिता का नाम था। तो जो ये कैथरीन ब्रेगांजा है, इस चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ब्रेगांजा, इन दोनों का विवाह हुआ था 23 जून। देखो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, वहां से थोड़ा डिटेल निकल जाएंगे, ठीक है। 23 जून सन 1661 ईस्वी के अंदर इन दोनों का, चार्ल्स सेकंड एंड कैथरीन ब्रेगांजा, इन दोनों का विवाह कब हुआ था, 23 जून सन 1661 ईस्वी को। तो इस विवाह के दौरान जो ये पुर्तगाली लोग हैं, इन पुर्तगाली लोगों ने, यानी कैथरीन राजकुमारी की शादी के बाद जॉन द्वितीय जो कि इसका पिता था, इसने इन अंग्रेजों को बंबई को दहेज के रूप में दे डाला। यानी बंबई एक दहेज के रूप में मिला था अंग्रेजों को। और किन दोनों के विवाह के उपरांत वो मैंने बताया है, यानी कैथरीन ब्रेगांजा और चार्ल्स सेकंड की जो शादी हुई थी ना, उसके बाद इन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को ये बंबई दहेज के रूप में दिया था। अब ये बंबई वैवाहिक संबंध के अनुसार किन के अंडर में आ चुका है, अंग्रेजों के अंडर में। अंग्रेज बोले तो इस राजकुमार के अंडर में। अब ये राजकुमार इस बंबई का क्या करेगा, इससे तो बंबई का कोई लेना देना इसने तो है नहीं, क्योंकि इसको तो राजकुमारी मिल चुकी है, इसका तो क्या एक तरह से पॉइंट है, ठीक है, ये बातें है। तो मैं बात कर रहा हूं, यहां तक समझ जाओगे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस राजकुमार ने, जो ये चार्ल्स द्वितीय राजकुमार है, ये चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, इस बंबई को कंपनी को दे डालता है। अब कंपनी बोले तो वही कंपनी ईस्ट इंडिया की जो मैं बात कर रहा हूं उसी की बात होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम सारी बातें कल एक तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सारी याद रखना। तो मैंने क्या कहा, 1661 में बंबई दहेज के रूप में मिला इस राजकुमार को। अब जो ये राजकुमार है, ये क्या करता है, कंपनी को ये बंबई सन 1668 ईस्वी का समय होता है और 10 पाउंड, दिख रहा होगा शायद, 10 पाउंड वार्षिक, 10 पाउंड वार्षिक के रूप में ये चार्ल्स सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बंबई दे डालता है। इसको क्या करना बंबई का, इसने तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या, चार्ल्स सेकंड को जो दहेज के रूप में बंबई मिला था ना, वो इस चार्ल्स सेकंड ने बंबई अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया को दे डाला। कब, सन 1668 ईस्वी के अंदर, ठीक है। यहां तक समझ जाओगे, ये यहां तक क्लियर करना। और कितने रुपए में, 10 पाउंड वार्षिक रुपए में। पाउंड यानी पाउंड, ये इन प्रेजेंट टाइम इंग्लैंड की करेंसी का नाम है, ठीक है। 94 पॉइंट के समथिंग ये अपने इंडियन रुपयों के अकॉर्डिंग बात करें तो आज की तारीख में इतनी होगी, आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो 10 पाउंड वार्षिक रूप में ये बंबई दे दिया कंपनी को। और इसी बंबई पर जो ये अंग्रेज लोग हैं, इसी बंबई पर अंग्रेज क्या करते हैं, सन 1687 ईस्वी में, ठीक है, सन 1687 ईस्वी में ये अंग्रेज बंबई में अपना व्यापार केंद्र फाइनल सेट कर देते हैं। पश्चिम तट का व्यापार केंद्र यहां पर सेट कर देते हैं। तो बंबई पर अंग्रेजों की कंपनी यानी अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र बंबई में वो कब स्थापित हुआ था, फाइनल 1687 ईस्वी के अंदर। ये मैंने बात की है। तो ये बंबई कैसे अंग्रेजों को मिला था वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। जैसे कल मैंने ये दिखाया भी था, ये भाई साहब कौन है, ये एक तरह से चार्ल्स सेकंड और इसकी महारानी कैथरीन ब्रेगांजा, ठीक है। तो अंग्रेज लोग बंबई पर कैसे अपना अधिकार करते हैं, इन दोनों का विवाह हुआ था 23 जून सन 1661 को। और इस विवाह के बाद कैथरीन के पिताश्री ने चार्ल्स सेकंड को बंबई दहेज के रूप में दे दिया। और उसके बाद चार्ल्स सेकंड ने ये जो बंबई दहेज में मिला था ना, ये बंबई 1668 में कंपनी को सौंप दिया 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, कि भाई हमें 1 साल का 10 पाउंड किराया देते रहो और बंबई कंपनी तुम्हारी, ठीक है। किराए पर दे दिए, दहेज में जो चीज मिली थी ना, इस भाई साहब ने किराए पर छोड़ दिया, ठीक है। अब इस किराए पर जो बंबई मिला था ना, इस बंबई पर अंग्रेज क्या करते हैं, 1687 में अपना व्यापार केंद्र खोल लेते हैं, जो अंग्रेजों का पश्चिम तट पर प्रमुख व्यापार केंद्र स्थापित हुआ था, ठीक है। ये मैंने बात की है।
समझ जाओगे। लेकिन अगर एक और बात करें कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है, ये जो बंबई है ना, इस बंबई का अगर वास्तविक संस्थापक की मैं बात करूं, इस बंबई का वास्तविक संस्थापक कई बार एग्जाम आता है, तो एक अंग्रेज है जिसका नाम है गेरोल्ड ओंगियर। ठीक है, गेरोल्ड ओंगियर, ये बंबई के वास्तविक संस्थापक है, गेरोल्ड ओंगियर नाम के व्यक्ति। ठीक है, ये बंबई का गवर्नर जनरल भी बना था सन 1669 से लेकर 1677, यानी 1669 से लेकर 1677 तक बंबई के फर्स्ट गवर्नर जनरल। ध्यान रहे, मैं भारत का बात नहीं कर रहा, मैं ओनली बंबई की बात कर रहा हूं। बंबई का जो पहला गवर्नर जनरल है वो गेराल्ड ओंगियर बने थे, जो कि बंबई के फर्स्ट यानी गवर्नर जनरल भी है और बंबई के वास्तविक संस्थापक भी है। तो ये बंबई के इतिहास की मैंने बात की। अब एसएससी एग्जाम में क्या करते हैं, एसएससी एग्जामिनर ज्यादातर बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है वही पूछा जाता है, या अंग्रेजों को बंबई किसके द्वारा दिया गया था, तो पुर्तगालियों ने इनको दहेज के रूप में बंबई को दिया था। ये सारी मैंने बात की है, तो यहां तक समझ जाओगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बात की है, हमने 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने कारखाना खोला था 1611 में। ठीक है, वो सारी चीजें अपनी होगी थी। उसके बाद ये क्या करते हैं, 1613 में अपना स्थायी कारखाना लगा डालते हैं। ठीक है, सूरत के अंदर, सूरत में 1613 में स्थायी कारखाना लगा। उसके बाद ये पूर्वी में अपना कारखाना सेट करते हैं, अंग्रेज लोग उड़ीसा साइड में जाते हैं। तो 1633 ईस्वी में ये उड़ीसा के बालासोर और एक क्षेत्र हो रहा है हरिहरपुरा, यहां पर अपना कारखाना सेट करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे भारत पर अपना अड्डा बना रहे, धीरे धीरे वो सारी चैन के रूप में हमें याद करना है ना। उसके बाद इनका एक मेन सपना था बंबई भी लेना, लेकिन बंबई इन्होंने युद्ध के माध्यम से नहीं लिया। बंबई को इन्होंने कैसे लिया था, बंबई को इन्होंने एक इस विवाह को माध्यम बनाकर अंग्रेजों ने बंबई पर अपना अड्डा बनाया था, यानी पुर्तगालियों से बंबई दहेज के रूप में मिला था अंग्रेजों को। और बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, सन 1687 में इस बंबई पर अंग्रेजों ने पश्चिम तट का प्रमुख व्यापार केंद्र सेट कर डाला था। ये सारी बातें मैंने बताई है। यहां तो कोई डाउट हो, कोई भी एक तरह से अपने प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आंसर उसका मिल जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना इससे आगे क्या होता है ना, स्टेप टू स्टेप कवर करना, आराम से याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। लास्ट में हम चलेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, हमें सीधा वहां तक लेके चलना है। लेकिन उससे पहले क्या क्या घटना हो रही है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया था, यहां तक सूरत का पॉइंट भी हो गया था, मसूलीपट्टनम हो गया, पूर्वी क्षेत्र में बालासोर हरिहरपुरा है ना, बंबई पर इनका कारखाना, ये सारी चीजें हमारी होगी थी। ठीक है, अब एक बात करें तो जो बंगाल है ना, बंगाल, ठीक है, बंगाल का तो पूरा एक इतिहास भी आएगा, पढ़ाऊंगा मैं पूरा बंगाल का। मेन जो एक अंग्रेजों का फर्स्ट राजनीतिक गढ़ बना था वो बंगाल था, वो सारी बातें हमने बंगाल की करनी भी है। ठीक है, तो जो बंगाल है 1651 ईस्वी का समय था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझना, अंग्रेज और क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें बंगाल के अंदर इनकी क्या गतिविधियां हुई। ठीक है, जो आज का अपना टॉपिक भी है। तो जो बंगाल है ना, 1651 ईस्वी का समय है, और इस समय बंगाल के एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था शाह सूजा। ठीक है, ये शाह सूजा, ये कौन है, ये बंगाल का 1651 ईस्वी के समय की मैं बात कर रहा हूं, और ये कौन है, ये बंगाल का सूबेदार है। ठीक है, इतना याद रखना। अब एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था, और थोड़ा सा आसानी से समझना चाहो तो, ग्रेबियन बट्टन नाम के एक अंग्रेज था। ठीक है, ये एक चिकित्सक था, यानी ये डॉक्टर है, और ये किसके दरबार में चिकित्सक के रूप में काम करता था, ये शाह सूजा के दरबार में काम करता था। और इस इंसान के प्रयास से ही, ग्रेबियन बट्टन के प्रयास से ही, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये इस शाह सूजा से, ठीक है, शाह सूजा से आज्ञा लेकर 3000 रुपए वार्षिक कर देकर, 3000 रुपए वार्षिक कर देकर इस शाह सूजा से अंग्रेज बंगाल में अपना अड्डा सेट कर लेते हैं। और बंगाल में भी कहां पर, हुगली नामक स्थान पर। ठीक है, हुगली, ये वही हुगली है जो पुर्तगालियों ने लूटपाट का केंद्र भी बनाया था एक समय। ये भी बातें मैंने की थी। ठीक है, समझ जाओगे, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है ना यहां तक। यानी 1651 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, 1651 ईस्वी के अंदर इस हुगली पर अंग्रेजों ने अपना केंद्र सेट कर डाला शाह सूजा के शासनकाल में।
समझ जाओगे। अभी मैंने एक बात की थी कि बंबई का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है ना, वो बना था कौन? गेराल्ड ओंगियर। ठीक है, गेराल्ड ओंगियर कब से कब तक? सन 1669 से 1677 तक। ठीक है, तो जो गेराल्ड ओंगियर है ना, अगर बंबई की बात करें तो बंबई कब स्थापित की जा रही है, तो वहां पर इस गेराल्ड ओंगियर का जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है वो पॉइंट हमारा वहां से शुरू होता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आपके वो यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ये सारे अभी भी बता के आया था कैसे कैसे है ना, ये सारी चीजें अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात की थी तो फर्स्ट कहां से शुरू हुआ, कौन सी डेट बताई थी मैंने, वो सारी चीजें आप याद करो, समझ जाओगे वहां पर। ठीक है, तो देखो यहां तक हो जाएगा। 1651 में इन्होंने क्या कर लिया, हुगली के अंदर अपना यहां पर सत्ता सेट कर डाली। ठीक है, यहां तक क्लियर। और कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हो, मैंने जो भी चीजें अभी बताई है। अब देखो ये तो 1651 की मैं बात कर रहा हूं। इसके कुछ समय बाद देखो हमारा जो आज का टॉपिक ना, बंगाल में कैसी गतिविधियां अंग्रेजों की होती है, तो वो सारी चीजें, ये बैकग्राउंड याद करके वो सारी चीजें हमें यहां से निकाल के लेके चलना है। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा था बंगाल में इन्होंने 1651 में हुगली में अपना सत्ता तो सेट करी है, यहां पर शाह शुजा के शासनकाल में इन्होंने अपना कारखाना यहां पर सेट कर लिया है। ठीक है, अब जो औरंगजेब है, ठीक है, नाम तो शायद खूब सुना होगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, ये औरंगजेब मुगल शासक 1680 का समय था। ठीक है, समझना इस लाइन को, यहां से इसकी एंट्री जो होती है अंग्रेजों के साथ गतिविधियों में कैसे क्या होता है वो चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, 1680 ईस्वी का समय होता है, 1680 ईस्वी का। वैसे जो औरंगजेब है ना, इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहा था भाई। अगर इसके शासनकाल की बात करें 1658 से 1707, लेकिन हम अभी मुगल नहीं पढ़ रहे, मुगल पढ़ाएंगे तो औरंगजेब की भी डिटेल बता दी जाएंगी, जो भी है ना। इतना अच्छा शासक नहीं था वैसे ये, जो भी है बदमाश शासक था, मैं कह सकता हूं ये बात, अगर किसी को बुरा ना लगे तो जो औरंगजेब है सन 1680 ईस्वी का समय है, इस औरंगजेब ने क्या कह दिया, इसने कह दिया कि भाई कंपनी से बोल दिया कि तुम है ना बंगाल में व्यापार करो, लेकिन हमें क्या दो, हमें 2% चुंगी दो। ठीक है, एज एक टैक्स ही है, 2% हमें चुंगी दो और 1.5% हमें जजिया कर दो अंग्रेजों, और बंगाल में शासन करो तुम, यानी व्यापार करो, तुम्हें ना कोई भी तंग नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है। एक आसान भाषा में बताऊं, यानी औरंगजेब इस कंपनी को ये बोल रहा है कि तुम बंगाल में व्यापार करो, हमें बदले में क्या दो, 2% चुंगी दो और 1.5% जजिया हमें कर दो, और बंगाल में तुम व्यापार करो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई तंग वंग तुम्हें नहीं करेगा। ये बातें बोली औरंगजेब ने। ठीक है, अब इस औरंगजेब ने ये फरमान तो इनको दे डाला छोटा सा, लेकिन अंग्रेज तो कुछ बड़े ही ज्यादा चतुर चालाक थे। इन्होंने क्या किया, कुछ दिन बाद इस औरंगजेब की बातों को ही अस्वीकार करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो इन्होंने कंडीशन रखी थी उसका पालन ये अंग्रेज कर नहीं रहे थे। समझ रहे हो यहां तक मैं क्या कह रहा हूं। तो इसके कुछ दिन बाद इस बात से औरंगजेब का भी दिमाग खराब होता है कि जिस कंडीशन के आधार पर इनको यहां पर व्यापार करने की छूट दी गई थी, उसके बाद तो ये उस बात को तो मान ही नहीं रहे अंग्रेज लोग। ठीक है, तो 1686 ईस्वी का समय था भाई, समझना इस लाइन को। और 1686 ईस्वी का समय था। औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब और इन अंग्रेजों का सन 1686 ईस्वी के अंदर, सन 1686 ईस्वी के अंदर अंग्रेज और औरंगजेब की सेना, इनके मध्य क्या हो जाती है, इनके मध्य भिड़ंत हो जाती है, यानी इनके मध्य एक तरह से दंगे शुरू हो जाते हैं। समझ रहे होगे। ठीक है, यानी 1680 में औरंगजेब ने कहा था कि भाई हमें ना 2% चुंगी दो, 1.5% जजिया कर दो, बंगाल में व्यापार करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें मुसीबत नहीं देगा, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेज तो धीरे धीरे 2-3 साल तक तो बढ़िया तरीके से ये टैक्स वैक्स देते गए। कुछ दिन बाद ये औरंगजेब की बात को अस्वीकार करने लग गए, तो इससे औरंगजेब को हो गया दिमाग खराब। तो औरंगजेब ने इन अंग्रेजों को सन 1686 ईस्वी में इन अंग्रेजों के साथ युद्ध कर करके बुरी तरह इन अंग्रेजों को यहां से भगाया बंगाल से, और अंग्रेजों ने एक जवारग्रस्त, ठीक है, एक जवारग्रस्त द्वीप हुआ करता था, उस द्वीप पर अंग्रेज लोग जाकर शरण लेते हैं, वहां पर अपनी जान बचाते हैं। तो 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बुरी तरह यहां पर एक तरह से खदेड़ा था बंगाल से। ठीक है, जो भी हुआ था समझ गए होगे यहां तक। अब उसके बाद क्या, इससे तो अंग्रेज परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऐसे तो बात बनेगी नहीं अंग्रेजों के लिए, ये तो खराब हो जाएगा मामला अगर अंग्रेज को ऐसे ये मुगल लोग परेशान करते रहेंगे। तो इसके कुछ दिन बाद
एक अंग्रेज हुआ करता था, मैं यहां पे लिख रहा हूं अगर आपको दिख रहा हो तो, एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था जॉब चारनॉक। ठीक है, जॉब चारनॉक, जल्दी से सभी ना कमेंट कीजिए, जॉब चारनॉक इसने भारत के कौन से शहर की नींव रखी थी? जॉब चारनॉक, जल्दी से आंसर दीजिए, जॉब चारनॉक जल्दी से आंसर दीजिए, कौन से शहर किसने नींव रखी थी भारत में? ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपसे अभी बता रहा हूं। तो देखो, जॉब चारनॉक नाम का एक व्यक्ति था। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बुरी तरह भगाया, मजबूरन अंग्रेज जवारग्रस्त एक द्वीप पर जाकर शरण लेते हैं। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, ये अंग्रेज और औरंगजेब ये समझौते पर उतर आते हैं। ठीक है, ये एक समझौते पर उतर आते हैं। तो जॉब चारनॉक के नेतृत्व में मुगलों का और इन अंग्रेजों का सन 1690 ईस्वी का समय था, और 1690 ईस्वी के अंदर एक समझौता हो गया। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी दोनों में एक तरह से ये मुद्दे चल रहे थे, उसका समाधान जॉब चारनॉक के नेतृत्व में हो गया। ठीक है, ललित कुमार बिल्कुल सही आंसर आपका, कलकत्ता। ठीक है, तो 1690 ईस्वी में क्या हुआ? 1690 ईस्वी में जॉब चारनॉक और औरंगजेब के मध्य एक समझौता हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इस समझौते का रिजल्ट क्या निकला? इन अंग्रेजों को इस बंगाल में और अपने व्यापारिक केंद्र खोलने की छूट मिल गई। ठीक है, इस समझौते के बाद ही ये जॉब चारनॉक पता क्या करता है? जॉब चारनॉक क्या करता है? बंगाल के अंदर एक स्थान हुआ करता था गोविंदपुर, ठीक है, गोविंदपुर नाम का, और एक क्षेत्र हुआ करता था कालीकत्ता, कलकत्ता नहीं बोल रहा मैं, कालीकत्ता बोल रहा हूं। ठीक है, और एक क्षेत्र और हुआ करता था जिसका नाम था सुतनाटी, सुतनाटी। तो ये तीन क्षेत्र के नाम सुनना, मैं ये 3 पॉइंट बता रहा हूं। अंग्रेज क्या करते हैं? 1690 में ये मुगलों के साथ एक समझौता करते हैं, और समझौते के तुरंत बाद जॉब चारनॉक क्या करता है? इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक शहर की नींव रखता है भारत में 1690 में। और जो शहर किसने नींव रखी ना, वो आपने खूब सुना होगा, इन प्रेजेंट टाइम में उसका नाम है कोलकाता, यानी उस समय कलकत्ता। तो कलकत्ता के संस्थापक सन 1690 ईस्वी में कौन थे? जॉब चारनॉक। समझौते के बाद एक तो ये हुआ। ठीक है, तो आंसर तो ना तुम सभी दिया करो, मैं क्या बोल रहा हूं, किसने किसकी नींव रखी थी वगैरह, ये अभी मैंने पूछा था, ओनली कुछ बता रहे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ही इतना तो हार्ड एक तरह से था नहीं। तो यहां तक समझ जाओगे, जॉब चारनॉक यानी कलकत्ता के संस्थापक, गोविंदपुर, कालीकत्ता और सुतनाटी, इन क्षेत्रों को मिलाकर चारनॉक ने 1690 में कलकत्ता में नींव रखी। और जो सुतनाटी क्षेत्र है ना, इस सुतनाटी में अंग्रेज लोग अपना एक व्यापारिक केंद्र भी खोल डालते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों को तो फिर यहां पर फायदा मिल रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत अंग्रेजों को हो नहीं रही है। तो देखो व्यापार केंद्र कहां कहां खोल चुकी है, कल से मैं बता रहा था कहां कहां तक के डाटा यहां इनके सेट हो चुके हैं। अब ये बिहार तक, दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे, वो सारी चीजें हमें याद करनी बाकी है। तो यहां तक कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अपना तुम आंसर यहां पर, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें बताई है। ठीक है, जॉब चारनॉक, इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में एक तरह से हो जाता हूं एक बार। ठीक है, ठीक है जी, हो गया शायद। नमस्कार टॉम यादव। ठीक है, तो अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, यहां तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो इनका चैन बन रही है, कैसे कैसे कहां पर ये कब कब अपनी सत्ता सेट कर रहे हैं, समझ रहे होगे ना। यहां तक देखो आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं, कुछ नहीं हार्ड है, इनको थोड़ा सा दिमाग से समझ लो, रट्टा मारोगे तो इधर उधर कर डालोगे। ठीक है, तो देखो एक मैं थोड़ा सा प्लस के माध्यम से तुम्हें बताऊं, इनका जो पहला कारखाना, कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछते हैं, 4 बड़े शहर डाल देंगे, 4 शहर में बताऊंगा कौन कौन से, वो हमेशा वही ज्यादातर डाले जाते हैं कि इनकी कंपनी की स्थापना को आरोही क्रम में जचाइए, यानी पहले से बाद के क्रम में ये कब कहां कहां स्थापित कर रहे हैं अपनी व्यापारिक कोठियां। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने स्थायी रूप से, स्थायी रूप की बात होगी यहां पे, पहला तो इन्होंने कहां पर सेट किया था? पहला इन्होंने सेट किया था सूरत में, 1613 मैंने बताया था कल। उसके बाद ये कहां पर पहुंच गए थे? ये मद्रास में पहुंच गए
चुके थे, बताया था ना, मद्रास को पट्टे पर लिया था, थॉमस रो की फायदे की बात की थी, मद्रास। उसके बाद ये कहां पर आते हैं, उसके बाद ये आते बंबई के अंदर, और उसके बाद ये कहां पे जाते हैं, ये कलकत्ता में। और कलकत्ता की बात मैंने अभी भी की है, जिसकी नींव 1690 में चारनोक भाई साहब के द्वारा रखी गई थी। तो इनका क्रम ये था, यानी सूरत, मद्रास, बंबई एंड कलकत्ता। ठीक है, एसएससी के पुराने पेपर देखोगे, अभी आपके पास अगर कोई भी पुराने पेपर रखे हो तो ये क्वेश्चन कई बार आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, घटना चक्र जैसी बुक में मिल जाता है। तो मैंने यहां पर ये बात की है, इनका अगर क्रम की बात करें, मेन ये 4 शहरों के पॉइंट में, तो सूरत इन्होंने स्थापित किया, उसके बाद ये लोग गए मद्रास में, उसके बाद इनका व्यापारिक केंद्र खुला था बंबई, और उसके बाद ये जा रहे हैं कलकत्ता, आज के टाइम में बोले तो कोलकाता। ठीक है, लेकिन जैसे, और कलकत्ता किसका हिस्सा हुआ करता है, कलकत्ता हिस्सा हुआ करता है आज के टाइम की बात करें तो बंगाल का, यानी आज वेस्ट बंगाल में। लेकिन जैसे ही कलकत्ता में अपना अड्डा बनाते हैं ना, तो वहां से तो सारा ही सिस्टम चेंज हो जाता है, और जो गतिविधियां अंग्रेज लोगों की होगी वो और अब हमें आगे कवर करना है। तो यहां से अब हमें और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाना है। तो यहां तक समझ गए होगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का, कोई भी डाउट हो तो कवर करना। ठीक है, अब देखो, तो आरोही क्रम समझ जाओगे। ठीक है, औरंगजेब के साथ इनका मैंने लिंक अभी बताया था, वो समझ जाओगे। अभी तो और भी पॉइंट आएंगे औरंगजेब के और इन अंग्रेजों के साथ लिंक के, है ना, और टॉमस रो, हॉकिंस वगैरह, इनकी जो भी डिटेल है। अब देखो, ये बंगाल मेन पॉइंट क्यों बना, राजनीति का गढ़ मेन कैसे बना, है ना, नवाब सिराजुद्दौला वगैरह का क्या रिकॉर्ड था, वो सारी बातें हमें समझनी है। तो मुगलों के बारे में तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो सारी डिटेल मुगलों के टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे मेडाइवल इंडिया तो उसमें बताया भी जाएगा। तो देखो, फर्स्ट मुगल शासक कौन थे, बाबर। ठीक है, सब पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। बाबर जो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव डालती है। एक बात ध्यान रखना, मुगल नाम का ना कोई दुनिया में वंश नहीं है, सीधी सी बात अगर मैं बात करूं, मुगल नाम का कोई वंश नहीं है। मुगल क्या चीज है, ये मुगल 2 शब्दों से बना एक शब्द है। ठीक है, तो इसकी डिटेल में दूंगा मुगलों के टॉपिक में। कई कहते हैं ना मुगल वंश, बोलने चालने में पढ़ते हैं, एग्जाम में भी आ जाते हैं मुगल वंश के संस्थापक कौन है, लेकिन थोड़ी सी और गहराई में जाओगे तो मुगल कोई वैसे रियली वंश नहीं था। ठीक है, तो वो चीजें हम बात करेंगे। अब मैं बता रहा हूं, पहला मुगल शासक कौन थे, बाबर। ठीक है, ऐसे बाबर है पहला मुगल शासक, बाबर का बेटा हुमायूं, है ना, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मुअज्जम, ऐसे चली थी इनकी चैन। बीच में एक तरह से सूरी वंश के शासकों ने भी राज किया था, जैसे शेरशाह सूरी के नाम सुने होंगे आपने। तो पहला जो मुगल शासक है वो थे भाई बाबर। ठीक है, अब बाबर से लेकर, ठीक है, और औरंगजेब तक, बाबर से लेकर और औरंगजेब तक ये थोड़े से इनकी जो स्थिति है वो ठीक ठाक थी मुगलों की। ठीक है, जो भी मैं बात कर रहा हूं समझना, बाबर से लेकर कहां तक, औरंगजेब तक, तो इनकी स्थिति कुछ ठीक ठाक है। यानी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ये यहां पर गद्दी ग्रहण करता है। इस 26 के बाद और औरंगजेब के शासन तक की इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये मैंने अभी एक छोटा सा वैसे पॉइंट यूज किया है। औरंगजेब का जो डेथ है, औरंगजेब का जो डेथ है ना, वो हुआ था भाई सन 1707 ईस्वी के अंदर। ठीक है, सन 1707 ईस्वी के अंदर। देखो 3 चीज याद रखना, 3 डेट अगर मैं बात करूं, 1707 जो अभी यूज होगी हमारे, 1717 और 1757। ठीक है, ये चीजें 1707 में तो मैं अगर अपनी भाषा में अपने एक व्यक्तिगत विचार के अकॉर्डिंग बात करूं, 1707 में इन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का सपना देख लिया था कि यहां पर हम अब सत्ता भी सेट करेंगे व्यापार के साथ साथ। दूसरा, उस सपने में पहली सफलता अंग्रेज को मिल रही है 1717 में। क्या रोल है, वही चीजें हमारा इतिहास में हमें पढ़ना है। ठीक है, सन 1757 ईस्वी में जो सपना लिया था और जो सफलता मिली थी, उस सफलता को फाइनली पूरा इसमें 57 में कर लेते हैं। और 1757 का इतिहास तो 5वीं क्लास का लड़का भी जानता होगा, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये सारी चीजें है। तो मैं अभी इनकी थोड़ी सी चैन के रूप में बात कर रहा हूं, यानी इस इंसान से लेकर और यहां तक इनका शासन कुछ ठीक ठाक था। ठीक है,
जैसे ही 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है और इसके बाद जितने भी मुगल शासक आए ना भारत में, वो इतने ज्यादा पराक्रमी वगैरह और उनका शासन इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं था, क्योंकि औरंगजेब 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद इन मुगल का पतन होता भारत में एक तरह से आ गया था 1707 के बाद। तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी है ना, वो बने थे मुअज्जम नाम का बंदा, ठीक है, मुअज्जम। इसको तुमने अलग अलग स्थानों पर बहादुर शाह जफर प्रथम भी सुना होगा, ठीक है। तो या तो मुअज्जम बोल दो या बहादुर शाह जफर फर्स्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम, एसएससी पेपरों में सुना होगा औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन है, मुअज्जम आ जाता है कई बार, ठीक है। अब इस मुअज्जम यानी औरंगजेब के बाद जो मुअज्जम बना था, इसके शासन से लेकर और अंतिम मुगल शासक मुगलों का बहादुर शाह जफर द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड वही है जिसने दिल्ली में रिवॉल्यूशन 1857 का भी नेतृत्व किया था, और अंग्रेज हडसन ने इसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून में निर्वासित भी किया था। ये चीजें आपने पढ़ी भी होगी मुगलों के अंदर, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं औरंगजेब के मरने के बाद इन मुगलों का बिल्कुल भारत में पतन होता आया, और इस पतन का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और अंग्रेजों ने इसके फायदे की शुरुआत बंगाल से की थी, और बंगाल से पतन के फायदे की शुरुआत ये उठाते उठाते दिल्ली तक सेट हो जाते हैं, और जो सेट होकर दिल्ली में इन्होंने शासन किया 1947 तक, वो अपना अंग्रेजों के साथ इंडिया की धरती का जो भी इतिहास है वो हमें याद करना है। समझ रहे होगे यहां तक मैं जो बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं बताना यहां पे क्या चाहता हूं, ये तो आपने सुना होगा खूब, ठीक है। अब मुअज्जम और जफर सेकंड, ठीक है, इनके बीच में यानी काफी शासक आए थे, तो इसके बीच में मैं एक यहां पर एक राजा यूज कर रहा हूं, उसको समझना, और वो सारा सिस्टम वहां से शुरू होगा हमारा, ठीक है। यहां तक समझ रहे हो। तो मैं कह रहा हूं कहां से कहां तक कितने थोड़े बहुत पावर थे और कहां से कहां तक इनका पतन शुरू हो गया था, उत्तरोत्तर मुगल काल, ठीक है। तो एक शासक था इन दोनों के बीच में, नाम मैं यूज कर रहा हूं फर्रुख, ठीक है, फर्रुखशियर नाम सुना हो शायद कभी। ये जो फर्रुखशियर राजा है ना, इसका जो शासन काल है वो सन 1713 ईस्वी से लेकर सन 1719 ईस्वी तक रहा था, फर्रुखशियर का शासनकाल, ठीक है। इतना ज़्यादा एक तरह से बड़ा राजा भी नहीं था, और भारत में इसको कायर बादशाह, घरनीत शासक, डरपोक राजा, अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। रीज़न क्या है वो रीज़न ही मैं बता रहा हूँ, डिटेली अगर कोई आपसे पूछे तो आप दो लाइनों में बता भी सकते हो। तो मैंने क्या किया है, फर्रुखशियर जो है ये एक मुगल शासक है, और ये कब से कब तक भारत में राज करता है, सन 1713 से लेकर सन 1719 तक इसका भारत में शासन है, ठीक है। यहां तक समझ जाओगे। अब इसके दरबार में क्या होता है, एक बार इसके दरबार में सन 1615 ईस्वी का समय होता है भाई, ठीक है, दिख रहा होगा शायद, 1715 ईस्वी का समय होता है। सन 1715 ईस्वी में मैंने कहा था ना 1713 से 1719 तक इसका शासनकाल है, तो भाई 1715 में भी कौन राजा है, मुगल, फर्रुखशियर है। तो सन 1715 ईस्वी में एक अंग्रेजों का शिष्टमंडल, एक दूत मंडल जो है ना, वो इसके दरबार में पहुंचता है, इस इंसान के दरबार में पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहां पर एक लाइन, ठीक है, उसको समझना आप आसानी से, कुछ नहीं हार्ड है, आराम से एक तरह से क्लियर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूं सन 1715 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के एक शिष्टमंडल किसके दरबार में पहुंचता है, 1715 में फर्रुखशियर के दरबार में एक अंग्रेजों का शिष्टमंडल, और क्या करने, ये जो व्यापार अंग्रेज भारत में कर रहे हैं ना, जो अंग्रेज व्यापार भारत में कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रियायतें प्राप्त करने हेतु 1715 ईस्वी में अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल पहुंचता है किसके दरबार में, वो मैं बात कर रहा हूं फर्रुखशियर के दरबार में। समझ जाओगे यहां तक, ये मैंने यहां तक अभी तक एक तरह से बात की है। एक अंग्रेज हुआ करता था जॉन सुरमन नाम का, अगर और थोड़ा सा डीपली याद करो तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में ये शिष्टमंडल पहुंचा व्यापार में रियायती प्राप्त करने हेतु, ठीक है। मैं इसको एक बार यहां से हटा देता हूं, तो समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि एक मुगल शासक है फर्रुखशियर, ठीक है, नींव बनेगी यहां से, समझना आसानी से।
फर्रुखशियर 13 से 19 तक राज कर रहे हैं और इसके शासनकाल के बीच में एक मैंने समय यूज किया 1715। इस समय क्या होता है, अंग्रेजों के एक शिष्ट मंत्रिमंडल इसके दरबार में पहुंचता है व्यापार में रियायतें प्राप्त करने। ठीक है, जो सदस्य गए थे ना इसके दरबार में, उनमें एक व्यक्ति था, उसका नाम और याद कर लेना, हैमिल्टन। ठीक है, एक अंग्रेज है हैमिल्टन, ये डॉक्टर था, हैमिल्टन सर्जन, एक ये व्यक्ति था उनके सदस्यगण के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही ये फर्रुखशियर के दरबार में व्यापार रियायती प्राप्त करने पहुंचे ना, तो इन अंग्रेजों ने ये व्यापार रियायती प्राप्त करने की जो भी इनकी वार्तालाप हुआ था, लेकिन फर्रुखशियर ने इनको कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस समय फर्रुखशियर बहुत ही भयंकर तरीके से बीमार थे। इस इंसान के दरबारी नीम, हकीम, मौलवी, राजगुरु, चिकित्सक, डॉक्टर वगैरह जो भी इसके दरबार में थे, हर बंदों ने इसके इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इसका इलाज संभव नहीं हो पाया। पता ही नहीं लगा इस भाई साहब को हो रहा है तो क्या बीमारी हो रही है, क्या इसके साथ घटना हो रही है, कोई इसको सही नहीं कर पाया। और उन्हीं दिनों के बीच की मैं बात कर रहा हूं जब ये भयंकर तरीके से बीमार था। 15 के अंदर 1715 में अंग्रेज व्यापार रियायती के लिए एक तरह से पहुंचते हैं, लेकिन फर्रुखशियर इनको कोई स्पष्ट जवाब देता नहीं है, क्योंकि बीमार था। तो फर्रुखशियर ने कहा कि एक मैं अपनी भाषा में तुम्हें बताऊं तो थोड़ा समझाने के लिए कॉमन पॉइंट, कि भाई मैं तो फिलहाल बीमार हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई भी समझौता कर डालूं व्यापार के रूप में, और कल ने क्या पता मैं मर जाऊं, या आज 2 घंटे बाद मर जाऊं, 3 दिन बाद मर जाऊं, तो जो मैंने समझौता किया है, मेरा जो उत्तराधिकारी है, वो क्या पता इस समझौते को स्वीकार करे या ना करे। तो इतने 100 साल तुम रह चुके हो इंडिया में व्यापार करने के लिए, तो कुछ दिन और सही, मेरे बाद जो राजा आए उनसे समझौता कर लेना भाई। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई फर्रुखशियर, अगर हम आपको सही कर दे तो आप हमें बदले में क्या दोगे। अंग्रेज का जो मंत्रिमंडल था, दूत मंडल था, वो बोल रहा है कि अगर हम आपको सही कर देना तो आप हमें क्या प्रदान करोगे। देखो राजा है, अगर राजा सही हो गया तो तुम सोच सकते हो। तो इस फर्रुखशियर ने यह जवाब दिया कि अगर मैं सही हो गया ना, तो अंग्रेजों जो तुम मांगोगे ना, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। और यही बात एक तरह से हिंदुस्तान को ले डूबी थी। ठीक है, फर्रुखशियर बोल रहा है कि जो तुम मांगोगे ना, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। अब उन शिष्टमंडलों में मैंने एक बात की थी, हैमिल्टन सर्जन नाम के एक व्यक्ति था, ये डॉक्टर था। ये भाई साहब क्या करता है, इस फर्रुखशियर को कुछ दिन के अंदर अंदर बिल्कुल सही कर डालता है, इसको बिल्कुल ओके कर डालता है। जो इसके दरबारी नीम, हकीम, मौलवी, राजगुरु, चिकित्सक, डॉक्टर वगैरह ना कर पाए ना, वो सही कौन कर डालते हैं, वो अंग्रेज लोग इसको सही कर डालते हैं। अब इस बात से फर्रुखशियर बिल्कुल खुश। ठीक है, तो अंग्रेजों ने मांगना है और मुगल शासक फर्रुखशियर ने प्रदान करना है। बात से समझ रहे होंगे शायद कि अंग्रेज इस सिचुएशन में क्या मांग सकते हैं और फर्रुखशियर क्या प्रदान कर सकता है। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा व्यापार रियायती के लिए पहुंचे थे। तो इस समय, इसके कुछ समय बाद, देखो 15 के कुछ समय बाद, ये जो 1717, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अंग्रेजों की पहली सफलता वो इस समय की है। तो 1717 ईस्वी का समय था और इस 1717 ईस्वी के दौरान इस फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया। ठीक है, और उस फरमान में क्या क्या सुविधा मिली थी अंग्रेजों को, चीजें मैं बताऊंगा। उस फरमान से सुविधा तो बहुत मिलती अंग्रेजों को, जो कि 1947 तक इनको एक तरह से फायदा मिलता रहा था। तो 1717 में जो फरमान जारी किया ना, उसमें मैं 2 मेन बात बताऊं तो जो कलकत्ता है, देखो इस 1717 के फरमान में जो कलकत्ता है ना, उस कलकत्ता के आसपास के जितने बड़े बड़े गांव थे ना, 38 गांव, एक तो कलकत्ता के 38 गांव पर अधिकार इन अंग्रेजों को हो गया। यानी फर्रुखशियर ने बंगाल में कलकत्ता के आसपास के 38 गांव, 38 जो विलेज थे, वो फर्रुखशियर ने किनको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। और दूसरा 3000 रुपए वार्षिक, 3000 रुपए वार्षिक कर सेट करके अंग्रेजों को कह दिया कि 1 साल के भाई तुम हमें सिर्फ 3000 रुपए दो, बाकी तुम्हारा जो आयात निर्यात का जो भी एक तरह से टैक्स वगैरह है वो हम नहीं लेंगे, हमें तो 1 साल के 3000 रुपए दो और जितना भी व्यापार करो भारत में करो। ठीक है, एक मेन सेंटर और हुआ करता था सूरत। तो सूरत के लिए क्या क्या कि अगर सूरत में व्यापार करोगे तो सूरत के लिए हमें 10,000 रुपए वार्षिक दो और सूरत में तुम कैसे भी व्यापार करो, कितना भी व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी मैं कह रहा हूं फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया था ना 1717 का फर्रुखसियर फरमान, उस फरमान में फर्रुखसियर क्या कह रहा है, उस फरमान में फर्रुखसियर कह रहा है कि कलकत्ता के आसपास के 38 गांव तुम्हें दिए भाई, ठीक है। एक तो ये गांव मिल गए 38 गांव कलकत्ता के, ठीक है। और दूसरा 3000 रुपए हमें एक तरह से वार्षिक के रूप में तुम दो और बाकी जितना चाहो उतना व्यापार बंगाल में अंग्रेजों करो। दूसरा फायदा मिला अंग्रेजों को। और जो सूरत था एक बड़ा व्यापार केंद्र, ठीक है, सूरत के लिए भी एक नियम ये बना कि सूरत में व्यापार करने के लिए 1 साल के 10,000 रुपए दो भाई, और सूरत में भी तुम व्यापार करो जितना भी चाहो उतना, ठीक है। जो ये फरमान 1717 का फर्रुखसियर का जो ये फरमान है ना, 1717 का फर्रुखसियर का फरमान, इसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, यानी एक महान अधिकार पत्र। इंपॉर्टेंट लाइन है, महान अधिकार पत्र, वो 1717 ईस्वी का फर्रुखसियर के फरमान को कहा जाता है, ठीक है। तो फर्रुखसियर का फरमान कब जारी किया गया था? अब एक आसान भाषा में कई जगह आपको यह लिखा मिलता है कि अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? तो अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? वो दी थी किसने? वो दी थी फर्रुखसियर ने, ठीक है। ये बात समझ जाओगे, निःशुल्क व्यापार करने की यानी बिल्कुल फ्री नहीं, उसमें कंडीशन क्या बताई मैंने, ये मैंने कुछ वार्षिक कर की बात भी की है, ठीक है। तो यहां तक ये समझ जाओगे। आज इस फर्रुखसियर को भारत में महान शासक के नाम से नहीं जाना जाता है, भारत में इसको डरपोक शासक, घृणित राजा, कायर बादशाह कहा जाता है, क्योंकि चाहते अगर ये औरंगजेब की तरह मान लो होता भी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं तो क्या करते, सही होने के बाद, डॉक्टर से सही होने के बाद, हेमिल्टन सर्जन के इलाज के बाद ये कह देता भाई नहीं देने वाला, कर लो क्या करोगे। तो क्या कर पाते अंग्रेज? कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट भी समझ सकते हो तुम लोग, समझ रहे हो ना ये बातें। वो पता लग जाएगा आपको कब आएगी भाई पोस्ट वगैरह, ठीक है। यस खोला जी, अभी इसका कुछ रिपोर्ट है नहीं, कुछ न्यूज़ है नहीं, दिल्ली पुलिस की कब आ रहा है डाटा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना ये। तो ये जो 1717 ईस्वी है ना, इसका फायदा अंग्रेज लोग अब बंगाल में किस तरीके से उठाते हैं वो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में और समझना है। तो यहां तक समझ जाओगे। यहां तक मैंने क्या क्या बात की है, मैंने कहा है कि सन 1715 ईस्वी में ये कुछ शिष्टमंडल, अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल किसके दरबार में पहुंच रहा है, ये फर्रुखसियर के दरबार में पहुंच रहा है। और फर्रुखसियर के दरबार में जब ये गए ना 1715 में, तो किसके नेतृत्व में गए थे अंग्रेजों के ये कैंडिडेट? ये गए थे जॉन सुरमन के नेतृत्व में, जॉन सुरमन के नेतृत्व में गए थे। दोबारा सुनना, अब आराम से सुनना जो चीजें मैंने बताई है। ये कुछ कैंडिडेट यहां पे बैठे हुए, ये फर्रुखसियर के दरबार में गए और इसने 1715 में एंट्री करके, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एंट्री करके क्या किसकी मांग करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कुछ रियायतें दो भाई व्यापार में, जो हम इतने 100-125 साल से भारत में व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके सदस्यों में एक हैमिल्टन नाम का सर्जन हुआ करता था, विलियम हैमिल्टन, ठीक है। इसका रोल क्या था, जब दरबार में, फर्रुखसियर के दरबार में अंग्रेज गए तो उस समय फर्रुखसियर बहुत ही भयंकर तरीके से बीमार थे। फर्रुखसियर ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, समझौता है ना, मेरे बाद जो राजा है ना उसके बाद कर लेना, क्या पता भाई मैं आज मर जाऊं कल मर जाऊं, क्योंकि बीमार हूं, मेरी तो बीमारी का ही पता नहीं कि मैं एक तरह से कब और किस समय मर जाऊं, जो भी है, समझ रहे होगे, कॉमन सी बात है। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब फर्रुखसियर अगर हम आपको सही कर दे तो आप हमें बदले में क्या दोगे? फर्रुखसियर ने कहा कि जो तो आप मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। और यही बात हिंदुस्तान को ले डूबी थी। अंग्रेज लोग फर्रुखसियर को एक तरह से इलाज करते हैं और हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन नाम का जो सर्जन था वो फर्रुखसियर को बिल्कुल ओके कर देता है। और इसके बाद अंग्रेज फर्रुखसियर क्या करता है, फर्रुखसियर एक फरमान जारी करता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है, यानी महान अधिकार पत्र भी कहलाता है। इसमें फरमान में अंग्रेजों को क्या क्या फायदे मिले थे वो मैंने अभी बताया था। मैंने कहा था कलकत्ता के आसपास के 38 गांव अंग्रेजों को दिए गए, ठीक है। 3000 रुपए वार्षिक दो और भाई यहां पर व्यापार करो, आयात निर्यात करो, आयात निर्यात मुक्त है, आयात निर्यात आपका फ्री है, उसका कोई टैक्स नहीं होगा, बस हमें तो 3000 रुपए दे दो भाई, ठीक है। और सूरत में कर रहे हो तो 10,000 रुपए सूरत के दो, 1 साल के सूरत के दो 10,000 रुपए। उस समय
की बात करो मैं 10,000 रुपए, और आयात निर्यात बाकी सब कुछ तुम्हारा फ्री है। ये एक तरह से सारी बातें यहाँ पे मैंने बताई है। यहां तक कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन एक तरह से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये फर्रुख शेर के फरमान की मैंने बात की है, और ये किसने कहा था, और थोड़ा सा डीपली जाओ इसके अंदर, कि 1717 ईस्वी का फरमान जो फर्रुख शेर ने दिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी इस महान अधिकार पत्र कहलाता है। तो एक इतिहासकार हुआ करता था ओर्स नाम का व्यक्ति, तो इस ओर्स नाम के व्यक्ति ने कहा था कि ये 1717 का जो फरमान है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महान अधिकार पत्र है। ये सारी बातें मैं यहां पे कर रहा हूं। अब इसका बेनिफिट क्या निकलेगा वो सारी चीजें अब हमें आगे याद करनी है। तो आई होप ये टॉपिक, कुछ ये पॉइंट है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, उसके बारे में बता दूंगा। टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो चीजें यहां पर कवर कर सकते हो। बाकी कौन सा एग्जाम कब हो रहा है, ठीक है, उसके हमारे पास अभी न्यूज नहीं है। एक दिन मैंने इनके बारे में बात भी की थी। यूपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, पूरी डिटेल है, आप गूगल पर जाओगे उस यूपीएससी कैलेंडर में सब कुछ, आईएएस प्रीलिम्स हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें है। एसएससी का कुछ समय पहले एक तरह से कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर में भी आपको बता दिया गया था कि जो पेपर सीएचएसएल के कुछ बच गए थे उनका एग्जाम की डेट क्या है। अब भविष्य में आगे पोस्टपोन हो जाए तो कुछ मैं कह नहीं सकता, उनकी भी एक तरह से पूरी डिटेल आ चुकी है, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्टेट एग्जाम उनका कोई कैलेंडर अभी जारी हुआ नहीं है, होगा तो वो अपने आप ही पब्लिक हो जाएगा। तो कौन सा पेपर कब होगा कब नहीं होगा तो उसकी मेरे पास अभी कोई न्यूज है नहीं। जब भी कोई न्यूज होगी, चाहे वो रीट का पेपर हो, दिल्ली पुलिस का हो, वो आपको बताया जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लो। आपका मेन काम है यहाँ पर फिलहाल लॉकडाउन में घर बैठ के तैयारी करते रहना, ठीक है। मेन पॉइंट ये है, पेपर तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर की टेंशन ले रहे हो, एक तरह से नॉलेज भी तो ग्रहण करो ना पहले, कि क्या क्या पेपर में चीजें आती है, वो सिलेबस अपना क्लियर करके रखो, रिवीजन करते रहो। जब पेपर होगा तो तुरंत एक दिन लगेगा, पेपर दिया ना हो जाएगा क्लियर। हमें क्या इसमें आप टेंशन ले रहे हो यार सभी लोग, ठीक है। तो पेपर की टेंशन इतनी ज्यादा ना लो, पेपर हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में एक तरह से काफी एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, उसकी कोई न्यूज हमारे पास अभी है नहीं। लेकिन मेन जो काम है ना, अपनी प्रथम जो नींव है ना, वो है तैयारी करना, ठीक है। आराम से घर बैठ के जितने भी सिलेबस है, जीके है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और भी जो भी सब्जेक्ट एग्जामों में आते हैं वो सारी चीजें आप क्लियर करके रखो अपनी, ठीक है। सारा सिलेबस क्लियर हो जाए तो रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस सेट सोल्व करते रहो, ठीक है ना। ये सारी चीजें करते रहो, पेपर होगा तो तुरंत पेपर दे जाना, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं बता रहा हूं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे की जो क्लास है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, इससे आगे क्या क्या पॉइंट होते हैं, ये सारी चीजें हम इस टाइप से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और जो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है ना, इनके मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम आया, कब आया, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन आप ये कवर करते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।